वेलकम स्टूडेंट्स, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक की। जो हमने पिछला वीडियो डाला था वो हमने डाला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड, मतलब बॉन्डिंग थ्योरी इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, यानी संकुल यौगिकों में बंधन सिद्धांत। और आगे हमारा टॉपिक आएगा बंधन सिद्धांत। जो कल बताए थे, दो बंधन सिद्धांत होते हैं संकुल यौगिकों में, जिसमें पहला होता है संयोजकता बंध सिद्धांत और दूसरा होता है क्रिस्टल छेद सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें हम कल पढ़ चुके थे संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में, और कल हमने एक एग्जांपल भी देखा था। ठीक है, अगर आप नए आए हो वीडियो पर तो पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हो। और नए वीडियो में हम आज एक्सप्लेन करेंगे जो संयोजकता बंध सिद्धांत के और दूसरे उदाहरण हैं और दूसरे एग्जांपल्स हैं उनके बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्जांपल्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। एग्जांपल्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जांपल्स हैं, कल हमने एक एग्जांपल जो एक्सप्लेन किया था, आज हम आगे के एग्जांपल्स टैली करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से आगे चलेंगे। अब क्या होता है, एक एग्जांपल की हम बात करते हैं। एक एग्जांपल हमने कल देखा था और आज के एग्जांपल की बात करते हैं। तो हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट, हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड आयन। ठीक है, ये एक आयन है जिसका नाम है हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड आयन। ठीक, अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा हेक्सा फ्लोरिडो। हेक्सा फ्लोरिडो का मतलब, हेक्सा का मतलब 6, फ्लोरिडो का मतलब F। ठीक है, हेक्सा फ्लोरिडो। और कोबाल्टेट का मतलब कौन सा मेटल है इसमें, कोबाल्ट। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। और यहाँ पर थर्ड आयन है। थर्ड आयन का मतलब है कि यहाँ पर कोबाल्ट पर +3 चार्ज है। ठीक है, कोबाल्ट पर +3 चार्ज है और प्लस यहाँ पर फ्लोराइड पर -1 होता है। फ्लोराइड का चार्ज -1 होता है। और कितने फ्लोराइड है, 6 फ्लोराइड है, तो 6 × -1, तो ओवरऑल सॉल्यूशन कितना आएगा इसका, -3। ठीक है, क्योंकि ये -6 हो गया और ये +3, तो ओवरऑल जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा -3। तो यहाँ पर इस जो ब्रैकेट के ऊपर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, -3 चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने कॉम्प्लेक्स का एक जो नाम है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनके आधार पर इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मेटल देखना है, कौन सा है, कोबाल्ट। ठीक है, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 28। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8, सॉरी ये गलत हो गया, 27 होता है, 3d7 और 4s2 ये होता है। अब यहाँ पर कोबाल्ट पर चार्ज कितना है, तो यहाँ पर कोबाल्ट पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है थर्ड। थर्ड का मतलब +3। ठीक, अभी जो बताई थी, तो +3 का मतलब है कोबाल्ट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल। जो कल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट्स बताए थे उसमें पहला पॉइंट यही था कि कोई भी मेटल जो है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और रिलीज करता है मतलब त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उस पर धनावेश आ जाता है। तो यहाँ पर कोबाल्ट पर कितना धनावेश है, 3 धनावेश है। इसका मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका मतलब है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से त्यागेगा, रिलीज कहाँ से करेगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है कोबाल्ट की, कोबाल्ट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये 4s से, और एक त्यागेगा 3d से, यानी कुल 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो उसके बाद क्या बन जाएगा, ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। अब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बना तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, जो यहाँ दे रखा है। अब कोबाल्ट ने अपनी ऑक्सीजन स्टेट के इक्वल, अपनी ऑक्सीजन अवस्था के बराबर इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके उसने क्या बना लिया, यहाँ पर अपने ऑर्बिटल्स को फ्री कर लिया है। अब कोबाल्ट पर कौन आ रहा है, 6 फ्लोराइड्स। कितने फ्लोराइड्स आ रहे हैं, 6 फ्लोराइड्स आ रहे हैं, और ये फ्लोराइड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे इसको, यानी एक फ्लोराइड कितने लोन पेयर लेके आएगा, एक फ्लोराइड लेके आएगा एक लोन पेयर। ठीक, तो कितने फ्लोराइड्स आ रहे हैं, 6, तो कितने लोन पेयर्स हो गए, यहाँ पर 6 लोन पेयर्स, 6 LP आएंगे।
ठीक है, तो कितने हाउस चाहिए इसको, 6 लोन पेयर्स आएंगे तो 6 हाउस चाहिए, पर इसके पास अवेलेबल कितने, यहां पर आप देखो 3D, अब 3D यहां पर बना रहे हैं तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए 3D में, और 4s में कितने, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3D एंड 4s। अब यहां पर ये जो 6 लोन पेयर है जो कौन लेके आ रहा है, फ्लोराइड, वो कहां पर इसको देगा, वो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहां शिफ्ट कर देगा, 4s में। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर आया, लोन पेयर आया, कितने रह गए, 5, जिसमें ये और आगे कहां शिफ्ट करेगा, इनको आगे शिफ्ट करेगा ये 4p ऑर्बिटल में। ये 4p ऑर्बिटल कितने हो गए, 3p ऑर्बिटल हो गए। अब यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, 4 लोन पेयर आ गए, कितने रह गए, 2 रह गए। वो कहां शिफ्ट करेगा, ये उनको ये शिफ्ट करेगा 4d ऑर्बिटल्स में, 1 2 3 4, ठीक, यानी 1 2 3 4 5 6, कितने लोन पेयर्स आ गए, 6 लोन पेयर्स आ गए, जो इसने कहां पर डोनेट किए हैं, इसने डोनेट किए हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स गिवन बाय 6 फ्लोराइड आयंस, ठीक, कहां डोनेट किए हैं, यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या आएगा, S1 मतलब 4s 4p 4d है, लेकिन कितने s है, 4s में कितने, सिंगल s है ना, तो s और कितने p ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3, p3 और d के कितने हैं, 2, तो sp3 d2, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। फिर इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी आएगी, कल बताया था sp3d और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी स्ट्रक्चर हमेशा ऑक्टाहेड्रल होती है, क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। फिर यहां पर अगर देखें तो इसके d ऑर्बिटल में देखिए दोनों d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनर d ऑर्बिटल और आउटर d ऑर्बिटल लेकिन लोन पेयर लेने के लिए कौन यूज कर रहा है, आउटर d ऑर्बिटल, और इनर d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसके इनर और d ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं ले रहा है, किसमें ले रहा है, आउटर में ले रहा है। लेकिन इनर d ऑर्बिटल में कोबाल्ट के खुद के कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, अब आप बोलेंगे कि एक पेयर्ड है, लेकिन हमने क्या बोला था, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड है d ऑर्बिटल्स में, जो मेटल आयन का खुद का इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वहां पर उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसका जो नेचर होगा, उसकी जो प्रकृति होगी वो होगी अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर कोबाल्ट के d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नेचर जो है वो क्या होगा, इसका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक, कैसा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। और इसके साथ ही यहां पर अगर हम देखें तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन या लो स्पिन, ये भी कल बताया था। अगर इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर अगर इनर डी ऑर्बिटल में शिफ्ट होते तो होता लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर शिफ्ट हो रहे हैं वो इनर के बजाय आउटर डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, 4d ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी कि कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ कॉम्प्लेक्स का नेचर होगा हाई स्पिन, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमने डिक्लेयर करी है, और यही 4 प्रॉपर्टीज पेपर में पूछी जाती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ, एक कल समझा था हमने, एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या है कि हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब देखिए, अब आप कहोगे कि यहाँ फ्लोरेट था, यहाँ कोबाल्ट, यहाँ भी कोबाल्ट है, यहाँ भी कोबाल्ट है, केवल लिगेंड ही चेंज है, फॉर्मूला हम बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। एमीन का मतलब NH3, हेक्सा का मतलब 6, कोबाल्ट का मतलब CO, थर्ड आयन है। एमीन पर कोई चार्ज नहीं होता, एमीन पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पूरे होल कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज आएगा वो किसका चार्ज आएगा, वो आएगा कोबाल्ट का चार्ज। और कोबाल्ट पर कितना चार्ज है, कोबाल्ट पर चार्ज है +3, तो यहाँ पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा। ये हमने फॉर्मूला मेंटेन कर दिया यहाँ पर। अब फिर से आ जाइए इसी पैटर्न पर, इसको आगे सॉल्व करते हैं। CO27 कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2, ठीक। अब यहाँ पर कोबाल्ट पर कितना चार्ज है, +3, यानी यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो कैसा चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s0। ठीक, अब यहाँ पर वही पोजीशन आ गई। इसी तरीके से हमको यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर 3D में अगर हम देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3D हो गया हमारा। और लास्ट में क्या है 4s। ठीक, अब यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर 6 लिगेंड आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, अमोनिया लिगेंड आ रहे हैं। यानी एक अमोनिया कितना लोन पेयर लाएगा, सिंगल लोन पेयर लाएगा। और कितने अमोनिया आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर आएंगे, 6 लोन पेयर आएंगे। और इसके लिए कितने हमको यहाँ पर ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स। आपकी नजर में तुरंत एक अटैक करेगा, सिमिलर है यार, फटाफट 4s 4p 4 3, इसका भी नेचर यही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या नहीं है, एक्चुअली जब अमोनिया आएगा यहाँ पर लिगेंड के लिए, लिगेंड की फॉर्म में कितना कौन आ रहा है, यहाँ पर लिगेंड की फॉर्म में आ रहा है अमोनिया। ठीक है, और कितने अमोनिया आ रहे हैं, 6 अमोनिया आ रहे हैं, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इन्हीं के घर में पेयर कर देंगे। मतलब क्या है, उनको तो इनर डी ऑर्बिटल चाहिए, वो आउटर में सेटिस्फाइड नहीं है। यानी वो घर के अंदर आकर मारेंगे, घर के अंदर आकर रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि इनको ये ऑर्बिटल फ्री चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको 3D एक्साइटेड स्टेट का बनाना है। और एक्साइटेड स्टेट में हमको क्या करना है, ये दोनों, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होंगे तो हर ऑर्बिटल में इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और इन डी ऑर्बिटल्स में कौन इलेक्ट्रॉन पेयर देने का आ गया है, अमोनिया पेयर देगा यहाँ पर। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ देगा, 4s में। टोटल कितने हो गए यहाँ पर, टोटल हो गए 3, क्योंकि 2 कहाँ चले गए, 2 चले गए 3D में और 1 चला गया 4s में, और बाकी 3 बचे वो किस में चले गए, 4p में। ठीक है, 3D 4s 4p। ठीक, अब यहां पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये देखो, इसको यहां लिखते हैं। यहां पर इस कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल्स में लोन पेयर जा रहे हैं, 2d 1s और 3p। अब देखिए b में पहले जा रहा है तो d2 sp3। अब कल मैंने आपको एक बात बताई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि वहां पर हमने दो स्ट्रक्चर sp3d2 और d2sp3 दो हमने हाइब्रिडाइजेशन लिखे थे और बोला था कि आपके हिसाब से तो वो दोनों सेम ही हैं। एक्चुअली सेम है, लेकिन वहां पर डिफरेंस क्या है कि अगर हम sp3 और d2 बाद में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 4d में जाएंगे, आउटर में d ऑर्बिटल में जाएंगे। और अगर हम लिख रहे हैं d2sp3, इसका मतलब ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन पेयर d ऑर्बिटल में जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इन दोनों में आप देख सकते हो, इसमें पहले लोन पेयर किस में जा रहे हैं, 3D में, इनर d ऑर्बिटल में, और वहां पर 2 लोन पेयर पहुंच गए, और उसके बाद एक s में और 3 p में। और यहाँ पर एक s में स्टार्टिंग में गया, यानी यहाँ पर d बाद में आया और इसमें d पहले आया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, कि d2sp3 और sp3d2 वो कॉम्प्लेक्स का टाइप बताएगा। अगर d2sp3 है तो लो स्पिन होगा, और sp3d2 है तो हाई स्पिन होगा। ठीक, यहाँ पर अब हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, इसकी स्ट्रक्चर या इसकी जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। कौन सी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, यहाँ पर भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो समान है, संकरण जो है वो दोनों का एक जैसा है। बस उसमें क्या है, अब यहाँ पर देखें नेचर। ठीक है, ऊपर वाले में नेचर कैसा था इसका, पैरामैग्नेटिक, मतलब इसके मेटल के डी ऑर्बिटल में उसके खुद के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे अनपेयर्ड थे। लेकिन यहाँ पर जो मेटल है, मेटल वही है, लेकिन यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन सारे कैसे हो गए, पेयर्ड हो गए। तो इसका नेचर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पर इसका नेचर जो है वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होगा, जैसा मैंने आपको बताया इंटरनल डी ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हो रहे हैं लोन पेयर लेने के लिए, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आप दोनों के प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लो। कैसे कंपेयर कर लो, देख लो आप, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, यहाँ d2sp3 है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर लोन पेयर आउटर डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, 4d ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन।
और इसमें हाइब्रिडाइजेशन है हमारा D2sp3। इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर जो है इंटरनल d ऑर्बिटल में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ पर, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक। सेकेंडली इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें ऑक्टाहेड्रल होगा। कितने कितने लिगेंड आ रहे हैं, 6 लिगेंड। 6 लिगेंड यहाँ पर आ रहे हैं। इसकी भी इस नेचर जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय। नेचर अगर देखें तो यहाँ पर d ऑर्बिटल जो है इसमें जिसके कोबाल्ट के खुद के जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो नेचर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर जो है वो सारे पेयर्ड हो गए। किसके द्वारा हो गए, अमोनिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग कर दी गई है। इसलिए यहाँ पर इसका नेचर जो है डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डी के जो कोबाल्ट के हैं वो सारे पेयर्ड है, युग्मित है, और कॉम्प्लेक्स बता चुके हैं लो स्पिन। अब आप पूछोगे वो सब तो ठीक है सर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रायता फैला कैसे। रायता फैलने का मतलब जो है वो यहाँ पर ये पेयरिंग क्यों हो गई, यहाँ क्यों नहीं हुई, ये अब इसके बारे में अगर देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ेंगे, जितने भी आप लिखे हुए पॉइंट्स को समझेंगे, तो वहां पर ये लिगेंड्स के बारे में कोई ऐसा नेचर, मेनली बिहेव, इसका लिगेंड का बिहेवियर जो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हो तो रहा है बट वो एक्सप्लेनेबल नहीं है, ये डिमेरिट है। अब वो एक्सप्लेन कैसे करेगा, एक्चुअली ये एक्सप्लेनेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। यहाँ पर एक हल्का सा आपको हिंट ये है कि यहाँ पर लिगेंड्स जो है, अब लिगेंड्स ही मिसबिहेव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेटल कोबाल्ट है और यहाँ पर भी मेटल कोबाल्ट है। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। जब दोनों जगह कोबाल्ट का बिहेवियर सेम है तो ये काम जो करेगा वो कौन करेगा, ये कोबाल्ट नहीं करेगा, अपने आप नहीं कर रहा है, ये कौन कर रहा है। यहाँ पर जो आ रहा है वो कौन है, फ्लोराइड, जिसमें इतनी पावर नहीं है कि वो इनको पेयर्ड कर दे। लेकिन यहाँ कौन आ रहा है, अमोनिया, जिसमें पावर है, जिसमें स्ट्रेंथ है। इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये इनको यहाँ पर पेयर कर रहा है। कहने का मतलब है ये वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो वो ये बिहेवियर शो करेगा, और जो वीक फील्ड लिगेंड आएगा वो पेयरिंग नहीं करेगा, वो आउटर ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन देता चला जाएगा। अब वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सारा एक्सप्लेनेशन आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहां पर बात ये कि इन पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें यही आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ COF6 इज पैरामैग्नेटिक एंड नेचर ऑफ CONS3 3 पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक। भाई आप देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दोनों की क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, और जो इनका हाइब्रिडाइजेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। 6 लिगेंड के द्वारा हो रहा है, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब इन हाई कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन और लो स्पिन का डिफरेंस है बस। तो ये दो चीजें जो है इन दोनों कैरेक्टर के बेस पे ही इनमें डिफरेंस क्रिएट होता है, और डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसी पर फॉर्मूला जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी explain the property of COF6 3 negative is paramagnetic or high spin complex, whereas the structure of the nature of CONS3 whole 6 3 positive is diamagnetic। यानी दोनों का कंपेयर करना है, वो थ्योरी आएगी। आपको इसी तरीके से ये लिखना है, इस तरीके से आपको ये पूरा बनाना है, और यहाँ लिखना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल the nature of COF6 3 negative is paramagnetic, और due to the presence of 4d orbitals it is high spin complex। और इसी तरीके से नीचे में क्या लिखना है कि the electrons of d orbitals of cobalt 3 positive are paired, so it is diamagnetic, and it is used 3d orbitals for pairing for lone pairs, so it is low spin complex। यानी ये सब करके दिखाना है आपको, थ्योरी नहीं लिखनी है, पूरा ये लिखना है। उसके बाद 2 लाइन की थ्योरी आपको नीचे आंसर में लिखनी होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे इन कॉम्प्लेक्स के डिफरेंस की। ऐसे ही और भी कॉम्प्लेक्स है, उनके बारे में थोड़ा और देखते हैं, और भी एग्जांपल्स हैं, थोड़े एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। ठीक है, इससे पहले ये जितने भी एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है और इन पर बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड और भी एग्जाम्पल है, जिसमें कि लिगेंड नंबर 4, यानी ये तो हमने बात करी थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए,
अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, टेट्राहेड्रल, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल एक्चुअली क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसका मतलब है 4 लिगेंड्स, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे दो ज्योमेट्री आती है, जिसमें एक होती है टेट्राहेड्रल और सेकंड होती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। यानी इन दोनों में हमको कंपेयर करना है, इन दोनों में कंपेयर नहीं करना, हमको कंपेयर करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। जैसे यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं, NiCl4 2 नेगेटिव, ये है। तो NiCl4 2 नेगेटिव में अगर हम देखें, मेटल क्या है Ni, और इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 28, और कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2, और इसके अकॉर्डिंग निकेल पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +2, ठीक है। इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2 आएगी, एक्चुअली इसके नाम से आएगी, ठीक है। इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकंड, यहाँ पर पता चल रहा है क्योंकि क्लोराइड 4 है, ठीक, जिनमें से 2 माइनस यहाँ पर है, यानी 2 माइनस जो है इसकी 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसीलिए निकल पर कैसा चार्ज है 2 पॉजिटिव है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिलीज होंगे 4s2 से। तो इसका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो बचेगा 3d8, ठीक है, यहां तक क्लियर रहेगा, और 3d8 और 4s0, ठीक। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, अब 3d में यहाँ पर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d के इलेक्ट्रॉन है। अब कौन सा ऑर्बिटल इसका फ्री हो गया, 4s फ्री हो गया। अब यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है इसका, ये देखिए क्लोराइड आ रहा है, कितने क्लोराइड आ रहे हैं 4 क्लोराइड आ रहे हैं, यानी कितने लोन पेयर आएंगे 4 लोन पेयर आएंगे। कितने घर चाहिए इनको, इनको 4 घर चाहिए, जिसमें से एक घर इनका फ्री है, कौन सा 4s, और 3 कहां से मिलेंगे इनको, 3 मिलेंगे इनको 4p के, तो 4s और 4p, ठीक। यानी कि अब यहां से अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं 4, क्योंकि कौन से नंबर के पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के, पिछले 3 एग्जांपल्स पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, ठीक है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, इसकी ज्योमेट्री यानी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में आप जाकर देखो, वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने इनकी ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन कर रखा है। फिर यहाँ पर नेचर क्या होगा इसका, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड है, तो यहाँ पर इसका जो नेचर होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, ठीक है। और ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल में कोई लोन पेयर नहीं जा रहा है, ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो यहाँ पर बात करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्पिन फ्री होते हैं, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो या स्क्वायर प्लेनर हो, ठीक। अब यहीं पर दूसरा एग्जांपल है इसमें NiCN4 और यहाँ पर आएगा 2 नेगेटिव, ठीक। ये भी इसी की तरीके से, यहाँ पर निकेल इसका 28 कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर्गन और 3d8 4s2, और निकल पर चार्ज कितना आया 2 पॉजिटिव, तो ये आर्गन रहेगा, यानी ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आर्गन का है, इसीलिए आर्गन लिख सकते हैं अपन, और ये हो जाएगा 3d8 4s0, ठीक। अब यहाँ पर 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3d में इलेक्ट्रॉन है हमारे 8, ऊपर वाले की तरह बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s हमारा कैसा है एम्प्टी है। अब यहाँ पर 4 लिगेंड आ रहे हैं, कौन से साइनाइड, ठीक है, और यहाँ पर लोन पेयर कितने आएंगे 4 आएंगे, जिसके लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए 4 चाहिए, एक 4s का खाली पड़ा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर CN आ रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या कर देगा, पिछले में बताया था अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, वो क्या कर रहा था, वो अनपेयर्ड को पेयर कर रहा था, ये भी क्या करेगा, इसको यहाँ शिफ्ट करेगा, यानी कि अब 3d का जो यहाँ पर ये सारा खेल है ये बिगड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 3d का खाली हो गया,
एक 4s का, तो 2 लोन पेयर यहाँ पर आ गए, ठीक है, 3d एंड 4s। और 2 लोन पेयर बचे, वो कहाँ शिफ्ट होंगे, वो शिफ्ट होंगे 4p में। तो यहाँ पर जो ये है, ये 4p 4s 3d, यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन इसका आ रहा है, अब यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसने पेयर्ड कर दिया है, तो 1d ऑर्बिटल 1s और 2p, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2। और हाइब्रिडाइजेशन इसका ये है, तो इसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, इसकी आकृति क्या हो जाएगी, इसकी आकृति हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब है वर्ग समतलीय। कैसी आकृति हो गई, वर्ग समतलीय, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, तो यहाँ पर निकेल के खुद के इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे कैसे हैं, पेयर्ड हैं, तो यहाँ पर इसका नेचर हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो यही यहाँ पर हमको समझना है, इसको हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय, ठीक। अब ये भी बताया था, जो पैरामैग्नेटिक है उसका मतलब होता है अनुचुंबकीय, और जो डायामैग्नेटिक है वो होता है प्रतिचुंबकीय। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसीलिए ये नेचर कैसा है इसका, अनुचुंबकीय। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसीलिए इसका नेचर कैसा है, डायामैग्नेटिक है। तो अब ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास हैं, तो इन दोनों में भी यही दिक्कत है। जो पिछले वाले में दिक्कत थी वो यही दिक्कत है कि यार ये पेयरिंग हो क्यों रही है। इसका नॉर्मल चीज जो अभी बता दी है वो यही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पर वो नहीं कर पा रहा है, जो क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कर रहा है। अब कैसे पहचानेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है और वीक फील्ड क्या है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। वो हम पहचानेंगे किस बेसिस पर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर। कल से लेकर मतलब कल जो वीडियो में एग्जाम्पल बताया था लास्ट वीडियो में, और आज वीडियो में जो एग्जाम्पल्स बताए, इनमें यही चीज जो कंफ्यूज करती है वो यही है कि ये पेयरिंग कैसे हो रही है। पेयरिंग के लिए मोटा मोटा आपको जो हिंट दिया है वो ये कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसकी एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं है, वो आगे हम समझेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अभी हमको केवल ये समझना है कि इन पर क्वेश्चन क्या आएगा। वो यही पूछेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई NiCl4 2 नेगेटिव इज tetrahedral and NiCN4 2 negative is square planar. The structure of these two complexes are different. Why? Explain on the basis of valence bond theory. तो यहाँ पर आपको ये सब बनाना होगा, इसी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। और on the basis of sp3 hybridization the structure of NiCl4 2 negative is tetrahedral, and on the basis of hybridization of NiCN4 the hybridization is dsp2. So the structure of NiCN4 2 negative is स्क्वायर प्लेनर। मतलब क्या, हिंदी में कैसे बोलेंगे कि NiCl4 में जो दाता इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन युक्त दाता समूह है, वो sp3 संकृत कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युक्त देते हैं। इसलिए यहाँ पर sp3 संकरण होता है, जिस कारण NiCl4 2 नेगेटिव की आकृति चतुष्फलकीय होती है। और NiCN4 में दाता परमाणु जो है, लिगेंड जो है, इलेक्ट्रॉन युक्त दाता समूह जो है, वो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है, जिस कारण यहाँ पर जो संकरण प्राप्त होता है वो dsp2 संकरण प्राप्त होता है। और इस कारण dsp2 संकरण के कारण इस संकुल की आकृति वर्ग समतलीय प्राप्त होती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयुक्त कार्बन सिद्धांत के आधार पर होते हैं। अब बात आती है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है और ये लिगेंड की कहानी कैसे समझ में आएगी। उसके लिए हमको पढ़नी पड़ेगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा आपको। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट्स करके बताइए, ठीक। ओके, गुड बाय।